और यही संयुक्त किसान मोर्चा जो था, जिसने 5 जनवरी 2022 को जब यहाँ ये सफल नहीं हो सके तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिरोजपुर में मारने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बिल्कुल अगर आप इससे एक आर्मी के टैक्टिक्स के नज़रिए से देखें तो वो एक परफेक्ट एम्बुश साइट है। ब्रिज थी, 2 ही तरफ से रास्ता था, दुश्मन के आर्टिलरी रेंज पे था। उस समय भी अगर 5 मिनट अगर निर्णय लेने में देरी होती तो किसी प्रकार का विलंब होता तो मोदी साहब का बचना मुश्किल था। उन्होंने सेंस कर लिया और वो वहां से लौट गए, नहीं तो इन्होंने उनको मारने की पूरी, पाकिस्तान के मदद से मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। और इसीलिए जब वो फिरोजपुर से निकले तो उनके साथ कोई ऐसा बड़ा ऑफिशियल नहीं था पंजाब सरकार का। बिल्कुल वही वाली बात कि जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था और श्री पेरुम्बदूर में का वो रास्ता हमारे ही वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पीछे से जाता था। तो जब वो उनकी हत्या हुई तो आप देखोगे एक कांग्रेसी, सीनियर कांग्रेसी लीडर नहीं था, सीनियर जूनियर कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। जयंती नटराजन जो थी वहां की लोकल वो थी, पॉलिटिशियन थी, एमपी थी, वो भी तो ही थी। भाई विदेशी महिला चलती है तो 5 चमचे चलते हैं ना, ठीक है ना। वो झुका हुआ वो भी चलता था, वो आजकल वो भी वो सब चलते हैं। ये जब ये आपका उसका विदेशी महिला का पुत्र जो है वो जब चलता है तो 10 आदमी देखते हैं ना, चमचे चलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि राजीव गांधी के साथ कोई नहीं था। तो उसी तरीके से इनको ये पूरा षड्यंत्र था, ठीक है ना। और षड्यंत्र और थोड़ा गहरा हो जाता है कि ये गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इसके पहले कि वो कार्यान्वित होता, कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। हाँ। कि नहीं, आप नहीं करवाएंगे, ये ना हम करवाएंगे इसको। क्यों भाई? देश में इतनी सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे होते हैं, आप उसमें तो नहीं करते, इसमें आपकी क्यों रुचि थी? किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? और जब इसका रिपोर्ट आया उनके द्वारा गठित वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो उन्होंने सिर्फ एक पुअर एसएसपी पर ब्लेम डाल के और जो लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी था उसको ढक दिया, छुपा दिया, उसको ढक दिया। अब है क्या कि उसी दौरान आपने देखा होगा उसमें एजुटेशन में जो शुरुआत में भी मैंने कहा कि वो लखविंदर सिंह था जो एक दलित सिख था, उसको किस तरह से निहंस में उसको ये करके उनको पीसेस में काटा था। तो वहां से आप देखो कि जब इतना कुछ हुआ तो फिर इन्होंने उसके बाद दोबारा इन्होंने कोशिश की पिछले साल फिर से आने की। अब हुआ क्या कि आपको मालूम है कि खट्टर साहब ने, और कितनी तैयारी, वो तरह तरह के इन्होंने वो बनाए हुए थे, पता नहीं वो इम्प्रोवाइजेशन, ट्रैक्टर्स को फिर से इम्प्रोवाइज करके, ये जेसीबी में इन्होंने अलग अलग वो लगाए हुए थे, मतलब कि हम किसी तरह का हमको ऑब्स्टेकल हो हम उसको ओवरकम कर सकते। कितना पैसा खर्चा हुआ होगा उसमें। बिल्कुल सर, कितना पैसा। अब इस बार खट्टर साहब वाज वाइजर, इन्होंने इनकी सुताई की अच्छी तरीके से। जब इनके पिछवाड़े में सुताई हुई तो वो वहां से रुक गए वहीं पे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सवाल तो मन में जरूर उठता है कि आखिर इतने महीनों से, 1-2 साल से ये क्यों फिर भी अपना प्रेजेंस ये बनाए रखे।
शंभू बॉर्डर पे। हाँ बिल्कुल, ये सवाल हाँ उठता है ना लोगों के मन में। तो पब्लिक सपोर्ट तो था ही नहीं इनको। नहीं, वो इसलिए बैठे हुए थे वहां पे कि उसको, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे मिलिट्री पार्लेंस में, टैक्टिकल पार्लेंस में एक चीज होता है फर्म बेस। फर्म बेस है कि आप कहीं हमला करते हैं तो एक फर्म बेस से आप करते हैं कि वो एरिया आपका सिक्योर्ड है। अगर कोई मान लीजिए वहां से ये होता है तो आप यू कैन फॉल बैक और फिर दूसरे अप्रोच से आप कर सकते हो, या अपना जो प्लान्स है उसमें तब्दील, लेकिन कोई फर्म बेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि बड़े मुश्किल से केजरीवाल के मदद से और कई लोगों के मदद से हमने ये फर्म बेस बनाया हुआ है। मालूम है ना, ये बार बार वहां का दौरा करता था, ठीक है ना। तो वो फर्म बेस, तो कहा कि जब तक ये बेस रहेगा, कल को इसको हमको कल को मोबिलाइजेशन करना है, हमको फिर जैसे दिल्ली के तरफ मार्च करना है हमको, तो ये मोमेंटम जो है उसके लिए, ये बहुत मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए ये फर्म बेस का रहना जरूरी है। और इनको विश्वास था कि फिर हालात थोड़े इनकी फेवर में होंगे तो प्रतिकूल होंगे, हाँ हम फिर से करेंगे। हाँ। और इनको इस जब प्रतिकूल हालात की बात कर रहे हैं तो इनको पूरा भरोसा था कि हम हरियाणा इलेक्शन जीत जाएंगे। पहले तो था कि ये राहुल गांधी आ जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर हरियाणा इलेक्शन का इनको बहुत बेसब्री से इनका इंतजार था, बहुत भरोसा था कि एक बार हरियाणा अगर आ गया हमारे हाथ में तो फिर हमारा तो रास्ता दिल्ली को, है, दिल्ली को खाड़ी देंगे। हाँ, फिर पंजाब हमारा, हरियाणा हमारा, दिल्ली हमारी, दिल्ली को तो खाड़ फेंकेंगे, ठीक है ना। तो ये इनका ये था। अब हुआ क्या कि पहला इनको सेटबैक लगा, हरियाणा के इलेक्शन हार गए। और दूसरा इनका जो सेटबैक लगा वो था अभी फिलहाल में ट्रंप का जीत, ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, यूएस डीप स्टेट का डिसमेंटल होना। पैसा तो वहीं से आता था, ठीक है ना। अब पैसा इनको कहां से आएगा? तो ट्रंप के आने से इनकी नानी मर गई है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ मोदी साहब के आने के बाद से चंडीगढ़ लॉबी जो है ना, उसमें भी यही तत्व है, उनकी नानी मर गई है। और इसी से मुझे याद आता है कि मैंने आपको उदाहरण दिया है ग्रेवाल और इसका, ये वेक्टर लेकर, ये फार्मर और फौज का, ये वेक्टर फिर इन्होंने कोशिश की कि जब ये फार्मर एजुटेशन हो रहा था तो उसमें फौजियों को, जो वेटरन्स हैं, उनको मोबिलाइज करने का। तो वो सरदार जी जो OROP में बड़ा एक्टिव था ना, जो कि जंतर मंतर पे, तो सरदार जी ने एक व्हाट्सएप पे सारे फौजियों को मैसेज भेजा, मुझे भी ये मैसेज मिला कि हम लोग को अपने आप को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो मैंने माँ बहन की गाली दी, ठीक है ना, चाहे जो भी हो, जो देशद्रोह करेगा वो सुनेगा। सही बात है, बिल्कुल। और एक आपकी जो पूरी चंडीगढ़, देखो क्या है कि ना, ये इस लॉबी में, जो चंडीगढ़ लॉबी में हमारे क्या है कि आजकल एक ये जो सर्विसमैन है, जिसको वेटरन्स आज कहते हैं, ये भी अमेरिकन टर्म है, वेटरन्स जो है, एनीवे। तो इसमें आजकल बड़े सारे ग्रुप चल रहे हैं, कहीं कोर्स ग्रुप है, तो कहीं एकेडमी ग्रुप है, तो कहीं पर बटालियन का ग्रुप है, तो कहीं रेजिमेंट ग्रुप है, तरह तरह के ग्रुप। तो अब होता है कि इन ग्रुप्स में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी के अलावा भी कई बार दे ड्रिफ्ट ऑन डिफरेंट, जाहिर सी बात, स्वाभाविक। तो लोगों की जो सोच है और प्रोक्लिविटीज है वो समझ में आ जाती है। तो एक बड़ा तबका है हमारे यहाँ, मतलब चंडीगढ़ लॉबी जिसको बोलिए, चंडीगढ़ इकोसिस्टम के ये लोग हैं। ये जब से मोदी साहब आए ना, पता नहीं इनकी नानी मर गई,
क्यों नानी मरी है इसका भी कारण है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इनकी नानी मर गई है। और आपको तो याद है वो फार्मर एजिटेशन में एक डिफेंस मैगजीन इंडिया में निकलती थी, मैं भी जुड़ा हुआ था उससे और आप भी जुड़े हुए थे। उसका एडिटर भी, वो भी यहाँ से चला गया चंडीगढ़, लॉबी का ही वो हिस्सा, उसको भी लग रहा था कि मेरी नानी मर गई है फार्मर एजिटेशन में। कैन यू इमेजिन कि ये सब सपोर्ट कर रहे थे, मतलब मिडिल मैन का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो पूरा अभी जो यूएस एड का जो इसने जो क्रैकडाउन किया है उस पर ये उसके कारण ये असर हुआ है। जॉर्ज सोरस जो इसके इन सब के नाना जो थे, ठीक है ना, बैकबोन असली। हाँ, तो नानी तो पहले ही मर गई थी, अब नाना की भी तबीयत बिल्कुल खास्ता कर दी है ट्रंप ने, ठीक है ना। तो अब नाना जी की तबीयत खराब हो गई, मतलब ये हो गई है, तो अब पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। और बाहर से जो आईएसआई का सपोर्ट था पाकिस्तान की, तो आपको मालूम है कि क्या हालत हो गई है। तो उससे बीएलए नहीं समझ रही यार, उसका पूरा एक जो हमने बनाया था ना पाकिस्तान फॉल्ट लाइन, जो हमने लिखा था, याद है ना, हमने ऐसे एक लाइन बनाई थी बीचों बीच, वो हिस्सा तो इनके हाथ से गया, ठीक है। वो खालिस्तान क्या करेंगे, अरे पहले खुद को तो संभाल लें, बलोचिस्तान संभाल लें, एनडब्ल्यूएफ संभाल लें, वो हिस्सा पर अभी पीओके भी आने वाला है हमारे अंदर। हाँ, तो वो दैट इज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट, ठीक है ना। और इसके अलावा माओवादी जो है उनको ऐसी मार पड़ी है कि वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हाँ, वो तो अमित शाह जी ने कहा है, दे आर गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन। तो ये दिस मोर्चा एंड दैट मोर्चा एंड संयुक्त मोर्चा, तो इन सब के कारण इनके पास कोई विकल्प नहीं था, पैसा नहीं है, क्या खाएंगे यहाँ बैठ के। सही बात है। अच्छा, ये इतने, मैं बोला ना कि इतने बड़े फार्मर भी नहीं है ये। तुम्हारे पास 10 एकड़ भी जमीन हो, मान लो 20 एकड़ भी हो, तो भी तुम नहीं सस्टेन कर सकते। वो आलीशान टेंट बना रखे थे सर, एसी पता नहीं क्या वो भी कर। तो ये यहाँ से गए। अब क्या था कि कुछ इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट जो था उस समय, मतलब ट्रूडो भी अपनी बुलंदी पे था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे, वो तो आपको मालूम है, ओबामा क्लिंटन ये चला रहे थे, वो अपने बुलंदी पे था, जिहादी अपने बुलंदी में थे, जॉर्ज सोरस अपनी बुलंदी पर था, ठीक है ना। हमारे जो इनसे जुड़े हुए मीडिया जो है वो बुलंदी पे थे। तो अब वो सब का सब जो है, देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट जो इन्वायरमेंट, जिसको जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट अब कहेंगे। और अभी क्या है, जो जियोपॉलिटिकल अभी जो सिनेरियो है उसकी सच्चाई है, मतलब वो किस, मतलब इस बदलाव का कारण क्या है। पहला तो मैंने आपको बताया ट्रंप, दूसरा आपको रशिया यूक्रेन वॉर। यूरोप से इनको जो बड़ा वो होता था ना कि सीधी उठते जाएंगे, पेरिस बीच जाएंगे, यूरोप खुद में उलझा हुआ है, वो डंकी रूप, मंकी रूप, सब मंकी रूट, वो सब खत्म हो गया इनका, ठीक है ना। उसका भी झटका लगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है, यूरोप आपको बताए, यूरोप की जो हालात है। चौथा ये जो आर्टिक, जो ये एक बहुत बड़ा इसकी इम्पोर्टेंस कई लोग नहीं समझ रहे, जो ये नया रूट खोल रहा है आर्टिक पे, इट इज चेंजिंग द एंटायर ग्लोबल जो मैरीटाइम वो है, मैरीटाइम थिंकिंग जो है, कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। मतलब इसी से आप सोचिए कि अगर मैप नहीं ग्लोब देखें आप, तो आप ग्लोब में देखेंगे कि चाइना अगर इस रूट से जाता है अमेरिका, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्ट में, तो कितना मतलब उसको समय लगेगा। और अगर वो व्लादिवोस्टॉक और ये होके इफ इट रीचेज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, तो वो उसके 1/4 टाइम में पहुंच जाएगा। और ऐसे भी ग्लोब का जो आप देखोगे तो भाई सरकमफरेंस पे से ब्रॉडेस्ट होता है, डिस्टेंसेस आर बिग। आप जैसे जैसे जाते हो ऊपर में तो फिर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा ये है, तभी ये ग्रीनलैंड लेने की, इस पर तो चर्चा हो चुकी है, बात कर रहा है ये। सो आई कॉल इट द आर्टिक शिफ्ट। दूसरा क्या है, ये नॉर्थ कोरिया ने जो ट्रुप्स कंट्रीब्यूट किए हैं रशिया को, उसके कारण रशिया भी एक इंडो पैसिफिक में प्लेयर हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे जो एक रिलेटिव जो इम्पोर्टेंस है चीज़ों का, वो बिल्कुल वो उसका रिकन्फिगरेशन हो रहा है, तो इसका भी असर है। क्या था कि ये ना, जब देखिए 71 में आपको मालूम है वो एक दौर था जब ये अमेरिका और निक्सन के नीचे अमेरिका और उसका चाइना का अप्रोच में हुआ, सोवियत सीनो स्प्लिट हुआ, फिर इसको यूएन का मेंबर बनाया गया, और उस कोल्ड वॉर के तहत मतलब फिर मतलब उसी समय वो हुआ आपका 71 का लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, जो दोनों सुपर पावर्स उसमें इन्वॉल्व थे, इनडायरेक्टली टू एन एक्सटेंट डायरेक्टली ऑल्सो। तो उसके बाद से इन्होंने खालिस्तान को खड़ा करना शुरू किया, और वो खड़ा हो, बाद में हालात बदले, लेकिन ये पूरे उस समय जब ये कोल्ड वॉर के समय ये ISI CIA का जो गठजोड़ है वो बहुत पुराना है। वो तो अफगानिस्तान तो अभी क्या है कि तो इन्होंने भारत के साथ तो बिजनेस तो करते थे, ये इंडो पैसिफिक के लिए भारत चाहिए, क्वाड्स में भारत चाहिए आपको, इंडियन ओशन का आपका रखवाली, आपका पार्टनर कौन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन होगा, वो भारत होगा। लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं चाहते थे, या ये भी तो देखने वाली बात है कि चाहते हैं या नहीं है, कि भारत स्टेबल हो, भारत प्रॉस्परस हो, भारत एक स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड कंट्री हो, वो नहीं चाहते थे। इसलिए इन लोगों को मोदी साहब से बहुत तकलीफ थी। जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये चंडीगढ़ लॉबी पूरा इनके बच्चे, हाँ आपने देखा ना, अभी को 2-4 को पैक करके वहां से भेजा है, कहा कि तुम पढ़ने आए थे कि तुम हमास के लिए यहाँ पर वो झंडा उठाने आए थे यहाँ पर, उनको वापस भेजा है, तो एक मैसेज गया है। तो उनको भी सपोर्ट, मतलब ये था, उनको भी मोदी के आने से बहुत तकलीफ है। देखिए ऐसा है, मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक तो आप अपने बच्चों को, एक बच्चा ये कहे कि देखो मैं बहुत यहाँ तक एक लेवल तक मैं रिसर्च किया हूँ किसी साइंस के सब्जेक्ट में या टेक्नोलॉजी में, और मैं चाहता हूँ और भी कुछ सीखूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब भारत का इतिहास, भारत का सोशियोलॉजी की है, तो इसका मतलब कि ना तुमको देश के प्रेम है और ना उस माँ बाप को प्रेम है देश से जो कि तुमको भेजा है। ठीक है, तो ये है। अब आप देखो इसका क्या क्या इसका रैमिफिकेशंस हुआ है, ये पूरा किसान आंदोलन का क्या रैमिफिकेशंस हुआ है। यहीं से अमृतपाल सिंह निकला, यानी कि यहीं से वारिस दे पंजाब ये हुआ, वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब दे ये हुआ। और आपको तो मालूम है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो बुलबुल बरार, लेफ्टिनेंट जनरल बरार, जिनको बुलबुल बरार कहते हैं, वो शायद ही वॉज इन हिज लेट 80s, और 2012 में वो लंदन में गए। इन खालिस्तानियों ने, उसमें 2 लड़के थे, एक महिला थी, इनको चाकू से इनको हमला किया, मारने की कोशिश की। वो पुराना फौजी, वो उस बुजुर्ग आदमी ने मतलब उनको घायल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं अपने आप को बचाता तो मैं तो मारा जाता। तो ब्रिटेन में भी वो उसी तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाकी कोल्ड वॉर के समय ये खालिस्तान को एज अ टूल। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जब ये खालिस्तान आंदोलन हो रहा था तो ब्रिटेन के लेबर एक MP है तनमनजीत सिंह,
ठीक है। उन्होंने अमृतपाल सिंह को सपोर्ट किया, ठीक है, बाद में ये वारिस पंजाब डे में, ठीक है। और दूसरा आपने ये देखा होगा कि एक हरमन सिंह कपूर है, जो कि उन्होंने मतलब उनमें इतना साहस आया कि उन्होंने खालिस्तानियों को पुरजोर अपोज किया। लेकिन उनका कहना है कि जो ऋषि सुनक है वो प्रधानमंत्री था उस समय, कहता वो भी इनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। दैट इज व्हाट नाम से हरमन सिंह कपूर ने कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप देखिए कि इसके रैमिफिकेशंस कहाँ कहाँ हैं, खालिस्तान के और खालिस्तान आंदोलन के, ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से कैनेडियन एक एमपी था रमनदीप सिंह बरार, वो यहाँ था खालिस्तान आंदोलन में, किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन भी उसको कहना गलत नहीं होगा, वो यहाँ था। इनका एक वो जो है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जगमीत सिंह धालीवाल, जो कि ये आपके इसका बहुत बड़ा मतलब सपोर्टर था। सपोर्टर क्या, उसका सपोर्ट क्रिटिकल था ये ट्रूडो का, ठीक है, ट्रूडो गवर्नमेंट। इसके पास 12-13 एमपीज हैं, ठीक है ना, और सब मतलब वो खालिस्तानी उसका एजेंडा है पूरा। तो वो उनको सपोर्ट कर रहा था। अब होता क्या है कि उसी के कुछ महीनों बाद वहाँ पे 2700 ट्रकर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक इन कनाडा, और उसको तोड़वाया गया जब स्ट्राइक को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। यहाँ तो ये आज़ादी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तब ये जो धालीवाल जो है उसने उसका सपोर्ट किया और कहा कि किसी का ये राइट नहीं है कि वो अपने कंट्री को रैंसम पर रखे। सेम फेलो। तो यार क्या यहाँ पे रखे बैठे थे पिछले 1.5-2 साल से, तो रोड जाम करके। तो आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन पर इन लोगों ने हमला किया, किस तरीके से जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डेसिक्रेट किया। तो मैं ये तो इतना ही मैं वार्न कर सकता हूँ इनको कि सुनो, ये ना, ये अगर अपने बाप के नहीं हुए तो ये तुम्हारे भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, बस इंतजार करो। वो क्या है, बकिंगम पैलेस से ये वो भी वहां से भी तुम्हारे झंडे का क्या हर्ष करेंगे कोई नहीं जानता। ठीक है, बस समय का इंतजार करो। ठीक है, और चाहे ये भी हो, चाहे ये कनाडा में जो लोग हैं, क्या इनका लॉयल्टी। ठीक है, दूसरी बात मुझे आज तक दूसरी बात मुझे नहीं समझ में आती कि ये जो लोग यहाँ से डंकी रूट, मंकी रूट, ये रूट वो रूट लेके जाते हैं, अरे तुम्हारे पास इतना समय कहाँ से मिलता है यार कि तुम सब जगह टी शर्ट पहन के चले जाते हो यार, कुछ टी शर्ट ऐसे लिखा हुआ, कुछ झंडे लेके, कुछ ये करके। तुम तो अपना पेट पालने गए थे वहां पे। इसका मतलब तुमको मुफतखोरी का तो कहीं से पेट तुम्हारा पल रहा है। तो वहां पर तो न्यूयॉर्क में बड़े हाई रेट्स हैं, एक प्रोफेशन है वहां पर झंडा लेके खड़े हो जाने का। ठीक है ना, बैनर, पोस्टर। ठीक है, तो अमेरिका में भी आपने देखा इसी दौरान जो ये था। अब देखो, ये खालिस्तान आंदोलन में जो फार्मर एजिटेशन से जुड़ा हुआ है, उसका रिवर्बरेशन सैन फ्रांसिस्को में अटैक हुआ। ठीक है, और जो पन्नू की आपने स्टेटमेंट वो ठीक है। और इसी से मुझे याद आता है कि जब ये मोदी साहब के लाइफ पे अटेम्प्ट हुआ था फिरोजपुर पे, और जब वो चीज़ सुनवाई के लिए आई थी यहाँ पे जिस दिन कोर्ट में, तो जिस तरीके से यकूब मेनन का वो टाइम में सारे लॉयर्स और जजेस को आए थे ना थ्रेटनिंग मैसेजेस, उस तरह से वो मैसेजेस भी आए थे यहाँ पे। और वो अमेरिका की एक फर्म जो है उसका मदद लिया था यहाँ। अच्छा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ ये जो आपका रेमिफिकेशंस है इसका जो है किसान आंदोलन का। और इसी दौरान आपने देखा, ये सब देखना, ये ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमला, स्वामी नारायण मंदिर, वो शिव विष्णु मंदिर, कृष्णा टेम्पल, ये मंदिरों का हमला, ये सब देन है, यहीं से उत्पन्न हुआ ये जो आपका सो कॉल्ड किसान आंदोलन। ठीक है,
और इन्हीं कारणों से तो सर क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई और वॉरिस पंजाब दे, मतलब आपको मालूम है यहीं से वो दीप सिद्धू था, दीप सिद्धू गया तो इसको अमृतपाल सिंह को बनाया गया, ठीक है। और ये क्या है, ये केजरीवाल एंड गैंग, मेन ये बाहर की ताकतों ने इनको ये प्लांट किया, खड़ा किया, इनको जिम्मेदारी दे रही कि ये तुम ये देशद्रोह का फसल उगाओ और हम इसको काटते रहेंगे फसल, तो ये पैसे लो और तुम इसको, ये फसल को हम काटते रहे, ताकि हमारा जो नारकोटिक्स का धंधा है, कन्वर्जेंस का धंधा है, होता है, चलता रहे, वो सब चलता रहे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ पता नहीं, एमएसपी कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि नारकोटिक्स का एमएसपी ठीक है, वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है, ठीक है ना। और आप अगर मुझे आखिरी में पूछे कि भाई आपका विश्लेषण क्या है, हाँ, इसके पहले एक और जहन में एक बात आती है कि इतनी आसानी से उठ के चले गए, इतनी मिन्नतें की लोगों ने इनसे, इतना ज्यादा इनको इज्जत दिया गया, ठीक है ना। शुरुआत में इज्जत थी तो बाद में लोग सरकार ने इनको इज्जत दी और आप उठ के चले गए। और तो कंगना रनावत ने क्या गलत बोला था? सही बात है, बिल्कुल सर। आज आप कह रहे हो कि देश का वो क्या है, वो मार लेना, वो कह रही है कि इसका आर्थिक असर हो रहा था, एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बड़ा देर से आपको बात समझ में है। तो कंगना रनावत ने क्या बोला था, और वो भी प्लान था। वो महिला जिसने इस पर हाथ उठाया था, वो महिला, अगर उसको कोई सवा शेर कल को मिल जाए तो ठीक है, ये फर्जी किसान, तो ये फर्जी किसान नहीं है तो और कौन है? सही बात है, ठीक है। तो क्या है सर कि देखिए, पंजाब नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पंजाब खंडहर हो चुका है, और इसको खंडहर बनाने में अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये खंडहर है तो इसके पीसेस जो हैं, ये पत्थर जो हैं उसके खंडहर के, जो मर्जी चुन के ले जाए। चर्च भी उसको चुन रहा है, नारकोटिक्स इंडस्ट्री भी उसको चुन रहा है, जिहादी भी चुन रहे हैं, खालिस्तानी भी चुन रहे हैं, सभी चुन रहे हैं। तो ये पंजाब की हालत है, बहुत दयनीय, बहुत दयनीय हालत। और मुझे एहसास है, क्योंकि मैंने पंजाब में काफ़ी, मतलब मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, फौज में था मैं, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्लू स्टार, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब ये भी सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। आगे मेरा विश्लेषण है कि केजरीवाल पंजाब से ऑपरेट करेगा, क्योंकि दिल्ली में वो बड़ा वल्नरेबल फील करेगा, क्योंकि ये जो आपने शीश महल और ये और कई चीज़ें इस पे उभर के आएंगी, अभी तो CAG के और रिपोर्ट्स आएंगे, तो ये वहाँ पर अभी ही विल पुट हिज, वो अपना बेस वहीं रखेगा, ठीक है, पंजाब में। और एक और कारण है कि भाई उसने तो वो तो चुनाव हारा है ना, दिल्ली में उसके एजेंडा को सेटबैक लगा है, थोड़ा सा सेटबैक लगा है। तो अगर उसको उसी खालिस्तानी एजेंडा पे और ये तमाम एंटी नेशनल एजेंडा पे चलना है, तो पंजाब ऐसे भी बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड है इन टर्म्स ऑफ ISI, नारकोटिक्स, चर्च, ठीक है, उसके फेवर में तीनों, ठीक है। और जहाँ तक हो सके वो पंजाब में रह के जो इंडिया की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो इसकी तहकीकात कर रही है, जिससे इसको खतरा है, उससे ये दूर भागने की कोशिश करेगा। तो अब वो पंजाब में किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन ISI वाला आ रहा है, कौन चर्च वाला आ रहा है, अभी सभी बैकफुट पे,
जॉर्ज सोरोस एंड गैंग भी बैकफुट पे है, ठीक है ना, सभी बैकफुट पे है। तो इसलिए इसको बोला होगा कि तू जाके छुप जा वहाँ पे चुपचाप, कोई स्टेटमेंट